आज की इस वीडियो में हम इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क को स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये तीनों क्वांटिटीज बहुत अहमियत की हामिल हैं, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इन तीन क्वांटिटीज पे बेस्ड है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करें तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस का नाम है जो हीट, वर्क, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं उनके दरमियान का रिलेशनशिप समझाती है। थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम क्वांटिटेटिवली ये चीज मेजर कर सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में अगर तब्दील हुआ है तो उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, या डिफरेंट क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का बुनियादी मकसद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह हो, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हो, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो। जो बेसिक और की कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का वो ये है कि जो हीट है वो एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांसफर होती है, और ये एनर्जी का फॉर्म कॉरेस्पॉन्ड करता है मैकेनिकल वर्क के साथ। या हम दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि हीट और मैकेनिकल वर्क दोनों इक्विवेलेंट हैं, उनके दरमियान कोई थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है। अब हम आ जाते हैं इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है जो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। चले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि मैकेनिक्स की वजह से तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो एक मैकेनिक्स होती है ऑब्जेक्ट की अपनी, मतलब खुद ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो हो जाएगी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, जो कि हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं आमतौर पे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर पार्टिकल्स जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो एनर्जी होगी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर की होगी। वो माइक्रोस्कोपिक मैकेनिकल एनर्जी जो मौजूद है ऑब्जेक्ट के पास, इवन ऑब्जेक्ट खुद हमें नजर आ रहा है कि मूव नहीं कर रहा, वो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है जो पार्टिकल्स के मोशन की वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से उनके पास है, तो वो टोटल सम जो है वो इंटरनल एनर्जी है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पानी का भरा हुआ ग्लास टेबल पे मौजूद है, वो खुद मूव नहीं कर रहा है। इसका मकसद है कि उसके पास जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है वो नहीं है। अब वो मैक्रोस्कोपिक, आप इंटरनल कह लें या कुछ भी कह लें, वो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पार्टिकल्स हंड्रेड्स ऑफ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मकसद है उसके पास माइक्रोस्कोपिक इंटरनल एनर्जी स्टिल मौजूद है। लेकिन अगर हम उसको, पानी को जो है ना ऊपर उछाल देते हैं, तो इसका मकसद है कि अब उसके पास मैक्रोस्कोपिक एनर्जी भी होगी। वो जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होगी हम उसे मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं, और जो स्टिल माइक्रोस्कोपिक है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ये वही पानी का भरा हुआ ग्लास टेबल पर मौजूद है जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, और ये उनकी काइनेटिक एनर्जी है। उनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, और हो सकता है वो पार्टिकल्स रोटेट भी कर रहे हो, उसकी वजह से उनकी वाइब्रेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। मतलब हमने उसको इसी में शुमार कर दिया है कि वो जो है ना काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कुल मिला के इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। अब ये इंटरनल एनर्जी जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने के साथ। मतलब हम अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी हम इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं, अदरवाइज हम चेंज नहीं ला सकते।
यहां से आप इंटरनल एनर्जी में देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर हम सेम टेम्परेचर पे उसको रखेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। और ये भी याद रखें कि हमारा फोकस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी की चेंज को स्टडी करना। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा बेसिक मकसद इंटरनल एनर्जी मेजर करना नहीं, इंटरनल एनर्जी की चेंज को मेजर करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो सबस्टेंसेस हैं वो होते हैं। जैसा कि हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेस भी होती हैं, मॉलिक्यूलर गैसेस भी होती हैं, लिक्विड्स और सॉलिड्स भी होते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के पास सिर्फ एक ही किस्म की इंटरनल एनर्जी हो सकती है, वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर गैसेस हैं उनके पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। और जो हमारे पास लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनके पास रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी। तो अगर हम सेम टेम्परेचर रखते हैं तो सेम टेम्परेचर का मकसद ये होता है कि हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम्स की सेम है, ये चीज आप जहन में रखें। लेकिन उनकी वाइब्रेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है उस सबस्टेंस पे। मींस इफ टेम्परेचर इज सेम, it is it is confirmed that the translational kinetic energies of the objects are the same। टेम्परेचर सेम है, चाहे ऑब्जेक्ट कोई सा भी है, कौन सा भी है, किसी भी किस्म का है, ये फॉर 100% श्योर है कि उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज जो हैं उनकी वो सेम होंगी। बाकी दूसरी एनर्जीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चले अब हम डिफाइन करते हैं हीट को, कि हीट क्या है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी in transit from higher temperature object to lower temperature object। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल हो, लेकिन टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। और वो किस तरफ ट्रेवल होगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो उस एनर्जी को हम नाम दे देते हैं कि ये हीट है। अगर हम हीट को देखें तो हीट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं होती। ये सबसे मुनासिब चीज है कि हम उस एनर्जी को जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है उसको इंटरनल एनर्जी का नाम दें। जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है उसको हम हीट नहीं कह सकते। पुराने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, जो कि 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी इसके अराउंड थे, उन कॉन्सेप्ट के मुताबिक हीट ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती थी, जिसको हम कैलोरिक थ्योरी कहते हैं। तो कैलोरिक थ्योरी यही चीज डिफाइन करती थी कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फ्लूइड मौजूद है, वो फ्लूइड उसकी जो है हीट को डिफाइन करता है। जितना वो फ्लूइड ज्यादा है इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा हीट पजेस करता है, और जिसके पास हीट कम है इसका मकसद है उसके अंदर वो फ्लूइड की अमाउंट जो है वो कम है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक हीट ऐसी एनर्जी नहीं जो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो। ये वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल होगी, उसको हम हीट का नाम देते थे। हम हीट और इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और उनका रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं, इस तरह से कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको हीट करते हैं। हम उसकी तरफ जो है एनर्जी फ्लो कराते हैं, उसको हम एनर्जी ट्रांसफर करके देते हैं, जिसको हम प्रॉपरली नाम क्या देते हैं कि ये हीटिंग है। किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जो एनर्जी फ्लो करवाते हैं दिस इज नोन एज हीटिंग। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज कर लें एक जो है ना बीकर में हमारे पास कोई लिक्विड मौजूद है, हमने उसको स्टैंड पे रख के बंसन बर्नर नीचे जो है जला दिया और उसके थ्रू जो है हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम एनर्जी उसकी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं
तो इसका मकसद है हम हीट कर रहे हैं उसको उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये हीटिंग प्रोसेस है और जो एनर्जी जा रही है वो हीट है। जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रही है वो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हीट बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे कंपार्टमेंट है उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है और राइट साइड पे जो है वो कम है। इसका मकसद ये हुआ कि राइट साइड पे लोअर टेम्परेचर है, लेफ्ट साइड पे हायर टेम्परेचर है। और हमें हीट की डेफिनेशन के मुताबिक ये पता है कि एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। और ये जो आपको रेड एरो नजर आ रहा है, ये रेड एरो एक्चुअली हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये हीट फ्लो हो रही है। और ये हीट कितनी फ्लो होगी हम उसको मेजर कर सकते हैं cm डेल्टा टी से। मतलब ये सारी चीज डिपेंड करती है कि मास कितना है जिसमें से हीट आ रही है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं। दैट कैन बी डिस्कस्ड इन सेपरेट वीडियोस। लेकिन ये जो फ्लो हो रही है दिस इज नोन एज हीट। जब ये इसके अंदर आ गई, इस ऑब्जेक्ट ने वो एनर्जी पजेस कर ली, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी एनर्जी बढ़ गई, तो ये हीट नहीं है, अब इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है। इंटरनल एनर्जी और हीट को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हीट ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं होती, इंटरनल एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती है। चले अब हम डिफाइन करते हैं वर्क को। वर्क इज ऑल्सो अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम और टू सिस्टम बाय मीन्स ऑफ फोर्स। फोर्स के जरिए से जो सिस्टम में या सिस्टम से एनर्जी जाए उसको हम कहते हैं कि ये वर्क है। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कि ये इस सिस्टम पे या इस सिस्टम ने वर्क किया है। तो इसका मकसद है कि वॉल्यूम की चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मकसद है कि वर्क जीरो है। और अगर एक्सपेंशन हो रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव वर्क है। अगर गैस में कंप्रेशन हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट दिस इज नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क को डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम की चेंज की बेसिस पे। और इस फिगर में आप पिस्टन के मोशन को देख सकते हैं कि अगर वो कंप्रेशन करेगा तो उस कंडीशन में उसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, और अगर पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो उस कंडीशन में वर्क क्या हो सकता है। You can clearly understand from this figure. We will explain in a while that how we can calculate work और वो वर्क कैसे हो सकता है। ये वही फिगर है, इसमें हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने हीट ट्रांसफर करना शुरू की इस सिस्टम को और इस गैस ने प्रेशर के थ्रू फोर्स लगाना शुरू किया इस पिस्टन के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिस्टन का कुछ ना कुछ एरिया होगा जो कि हमने यहाँ पे सर्कुलर एरिया मेंशन किया है। और ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कैसे मेजर होगा। सिंपली हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसमें से हमने ये इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमने F इक्वल टू PA लिख दी है यहाँ पे। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट है ये वॉल्यूम है। ठीक है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास वॉल्यूम भी मौजूद है। सपोज करते हैं कि पहले पिस्टन की जो लोकेशन थी वो ये थी, अब जो पिस्टन है वो प्रेशर अप्लाई होने की वजह से गैस एक्सपेंड होती गई तो उसने ये हाइट कवर कर ली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी। फोर्स भी अपवर्ड है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड कवर हुआ है। इसका मकसद है एंगल जीरो है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब अगर हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। जैसा कि मैंने बयान किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाती है 1। इसका मकसद है हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एफ डी। अब एफ की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है पी ए, हमने वो सब्सटीट्यूट कर दी, डी सेम है।
अब यहाँ पे जस्ट हमने इसको रीअरेंज किया है P A इंटू डी। आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू चेंज इन हाइट, डी क्या है, चेंज इन हाइट है। तो जब आप एरिया इंटू हाइट बयान करते हैं वॉल्यूम, तो एरिया इंटू चेंज इन हाइट हो जाता है चेंज इन वॉल्यूम, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है A इंटू डी इक्वल टू डेल्टा वी। तो जब हमने ये लिख दिया तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन ऑन सिस्टम। और ये वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्योरली डिपेंड कर रहा है डेल्टा वी पे। तो प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है, जीरो होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि जीरो हो सकता है, लेकिन हम उसको नेगेटिव तो कभी भी नहीं ले सकते। तो वॉल्यूम की चेंज पे डिपेंड करता है कि वर्क की नेचर क्या होगी। वर्क पॉजिटिव हो सकता है अगर वॉल्यूम की चेंज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो सकता है अगर वॉल्यूम की चेंज नेगेटिव होगी, जीरो हो सकता है अगर वॉल्यूम की चेंज जीरो होगी। ओके जी, वर्क को डिफाइन करने के बाद अब हमने तीनों क्वांटिटीज को डिफाइन कर लिया, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, जिनका रिलेशनशिप हमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज मेंशन जरूर कर दें कि वर्क इज अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या हीट इज अ थर्मोडायनेमिक इक्विवेलेंट ऑफ वर्क। तो वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, उनका रीजन डिफरेंट है। दोनों एनर्जी इन ट्रांजिट है, वर्क बाय मींस ऑफ फोर्स है, हीट बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, ये जस्ट डिफरेंस है बेसिक, मतलब उनका रीजन डिफरेंट है कि क्यों वो ट्रांसफर हो रही है एनर्जीज, लेकिन दोनों एनर्जीज उस सूरत की हैं जब ट्रांसफर हो रही होती हैं। दोनों को सेम यूनिट्स में मेजर किया जाता है, बोथ नेवर कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं होती, ये ट्रांसफर हो रही होती हैं, ट्रांसफर के दौरान ही इनके नाम है, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं हो सकती। अब जो तीनों क्वांटिटीज हमने स्टडी की हैं, उन क्वांटिटीज की जो नेचर है वो हम बयान कर दें कि वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होंगी। तो वर्क को अगर हम देखें तो वर्क पॉजिटिव उस सूरत में होगा जब एक्सपेंशन हो रही होगी, मींस वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। नेगेटिव उस सूरत में होगा जब जब कंप्रेशन होगी या वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। हीट को अगर हम लें तो हीट जब सिस्टम में एंटर हो रही होती है, मतलब सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर रही होती है, तो उस वक्त उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जब सिस्टम में से निकल रही होती है हीट, तो उस कंडीशन में हम उसको नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी की चेंज लिखा है, जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि हम इंटरेस्टेड हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में, ना कि इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि हमारा मकसद चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मेजर करना होता है। तो जब हीट ऐड होगी सिस्टम में, तो उस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसका मकसद है कि चेंज पॉजिटिव होगी। और जब सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी हीट के फॉर्म में, या सिस्टम खुद वर्क करके एनर्जी जो है कुछ सराउंडिंग को दे दे, तो उस कंडीशन में भी इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है वो नेगेटिव होगी। So these conventions are really important in order to understand the relationship between these three quantities.